हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म जो है बेसिकली सबसे पहले हम समझें कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है पुराने बॉन्ड्स का क्लीवेज और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन। बहुत सिंपल बात बोले, यहाँ पर A2 और B2 कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो खुद क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं और नए मॉलिक्यूल AB में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, सो पुराने बॉन्ड्स का क्लीवेज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर A और A के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जा रहा है, B और B के बीच में जो बॉन्ड था ब्रेक हो जा रहा है और A और B के बीच में नए बॉन्ड बन रहे हैं। मतलब पुराने बॉन्ड्स का टूटना, पुराने बंधनों का टूटना और नए बंधनों का बनना। ठीक है, तो जब भी बॉन्ड्स का क्लीवेज होता है तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, इनमें एनर्जी अब्जॉर्ब होगी और जब ये बॉन्ड बनते हैं तो इनमें एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो बॉन्ड के क्लीवेज में एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन है इसमें कुछ एनर्जी अब्जॉर्ब होगी और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिससे हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक होती है और जिसमें हीट अब्जॉर्ब होती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन बात करें कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस दो टाइप से हो सकती हैं, या तो सिंगल स्टेप में हो, सिंगल स्टेप, या ऐसी रिएक्शंस को एलिमेंट्री रिएक्शंस भी कहा जाता है। एलिमेंट्री रिएक्शंस, सिंगल स्टेप रिएक्शंस और एलिमेंट्री रिएक्शंस। सो एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जो एक स्टेप में होती है। मान लीजिए कि ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रही है तो क्या होगा, A2 मॉलिक्यूल और B2 मॉलिक्यूल। ठीक है, पहली चीज बॉन्ड का क्लीवेज होगा, किसका, A और A के बीच में जो बॉन्ड है, B और B के बीच में जो बॉन्ड है, इनका क्लीवेज होगा। और इनके क्लीवेज के लिए क्या चाहिए, मॉलिक्यूल्स में मोबिलिटी होनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए, मतलब अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होने चाहिए, तभी तो वो जाकर के आपस में टकराएंगे और टकराएंगे तब क्लीवेज होगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी रिएक्शंस होती हैं वो दो फेजेस में होती हैं, या तो लिक्विड फेज में होती है या गैशियस फेज में होती है। ठीक है, दो सॉलिड्स कभी आपस में, प्योर सॉलिड्स कभी रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो या तो लिक्विड फेज में होती है क्योंकि लिक्विड फेज में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें मोमेंटम होता है, या फिर गैशियस फेज में होती है क्योंकि गैशियस फेज में भी मॉलिक्यूल्स में मोबिलिटी होती है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये दोनों क्लोज आए, आपस में टकराए, तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जब इनके बीच में बॉन्ड टूट रहा होता है और B और B के बीच में बॉन्ड टूट रहा होता है और A और B के बीच में बॉन्ड बन रहा होता है। ठीक है, इस सिचुएशन को कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, या इसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, या क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, A और B के बीच में जो बॉन्ड है तो बन जाएगा, A और B के बीच का जो बॉन्ड है बन जाएगा। तो जो बॉन्ड्स हैं A और A के बीच में वो ब्रेक हुए, B और B के बीच में ब्रेक हुए और A और B के बीच में बन गए। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन आई ट्रांजिशन स्टेट, या इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसमें पुराने बॉन्ड्स टूट भी रहे हैं, नए बॉन्ड बन भी रहे हैं। ठीक है, सो ट्रांजिशन स्टेट इज मोस्ट अनस्टेबल स्टेट। मोस्ट अनस्टेबल मतलब ट्रांजिशन स्टेट इज एट हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, हाईएस्ट एनर्जी पर होगा ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हुआ, A2 और B2 टकराए और नए मॉलिक्यूल इन्होंने बना दिए। ठीक है, तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है और इस सिंगल स्टेप मैंने बताया आपको रिएक्शंस किस में हो सकती है, आइदर इन गैशियस फेज और इन लिक्विड फेज। ठीक है, लेकिन जो भी रिएक्शंस होती हैं वो दो टाइप से हो सकती हैं। इस प्रोसेस में या तो हीट रिलीज हुई होगी या हीट अब्जॉर्ब हुई होगी। मान लीजिए कि ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है।
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं जिनमें हीट क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, हीट इज रिलीज्ड और एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो वर्टिकल एक्सिस है, जब मैंने यहाँ पर एनर्जी लिया और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मैंने टाइम लिया, तो क्या होगा? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी और जो भी कम होगी उतनी ही तो रिलीज हुई होगी। मतलब प्रोडक्ट आ जाएंगे लो एनर्जी पर। ये जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है ये है ट्रांजिशन स्टेट। तो रिएक्टेंट ट्रांजिशन स्टेट होते हुए प्रोडक्ट तक आए और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से कम है। व्हाट इज द चेंज? चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से क्या है? कम है। या मैं ये बोल सकता हूं कि डेल्टा ई इज व्हाट? लेस देन 0। ठीक है, या जो भी ये एनर्जी है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो ये जो डिफरेंस है ये क्या हुआ? ये एनवायरनमेंट में लॉस हो गया। ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी गई कहाँ? वो लॉस हो गया एनर्जी का, और उसको हम कहते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो जब भी अपन ये देखते हैं, कई बार आप डेल्टा ई साइन देखते हैं, कभी डेल्टा एच साइन देखते हैं, तो थर्मोडायनामिक्स से अपन इसको समझ भी सकते हैं ये इंटरनल एनर्जी चेंज है और डेल्टा एच इज एंथैल्पी चेंज, ये नेगेटिव होगा। या जो भी ये डिफरेंस है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का, ये एनवायरनमेंट में लॉस हो जाता है और ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, वैसे ही रिएक्शंस एंडोथर्मिक भी हो सकती हैं। तो एंडोथर्मिक क्या होती हैं? एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें जिनमें हीट इज अब्सॉर्ब्ड, हीट अब्सॉर्ब होती है, ये रिएक्शंस कहलाती हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जैसे अपन ने इसमें कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी और यहाँ टाइम का ग्राफ में बनाता हूँ। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए, तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी। मतलब प्रोडक्ट जब बनेंगे तो कुछ ज़्यादा एनर्जी पर होंगे। तो ये एनर्जी आई कहाँ से? ये एनवायरनमेंट से अब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, ये बाहर से अब्जॉर्ब हुई है और इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। डेल्टा ई क्या हो जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। क्योंकि प्रोडक्ट की ज़्यादा है तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी आई कहाँ से प्रोडक्ट के पास? एनवायरनमेंट से इन्होंने क्या की है? अब्जॉर्ब की है। और ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक। तो ये ग्राफ का मतलब ग्राफ समझ में आने चाहिए आपको। प्रोडक्ट अगर नीचे आ रहा है तो एक्सो है, प्रोडक्ट अगर एनर्जी में ऊपर जा रहा है तो एंडोथर्मिक है। जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है वो ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? पुराने बॉन्ड्स और नए बॉन्ड्स सारे प्रेजेंट होते हैं, पुराने टूट रहे होते हैं, नए बन रहे होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ट्रांजिशन स्टेट सबसे अनस्टेबल स्टेट होती है और ट्रांजिशन स्टेट इसलिए सबसे अनस्टेबल होती है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, ट्रांजिशन स्टेट डू नॉट फॉलो रूल्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग के रूल के हिसाब से हम समझा नहीं पाते हैं कई बार ट्रांजिशन स्टेट्स को। ठीक है, जैसे कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, लेकिन कई बार 5 भी आ जाएंगे ट्रांजिशन स्टेट में क्योंकि वो पार्शियल है और वो बहुत कम देर के लिए बनती है। ट्रांजिशन स्टेट्स कैनॉट बी आइसोलेटेड। ट्रांजिशन स्टेट्स कैनॉट बी आइसोलेटेड। कभी इनको हम आइसोलेट करके स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, दे एग्जिस्ट ओनली फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, एग्जिस्ट फॉर स्मॉल इंटरवल। ठीक है, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसीलिए इतने कम देर के लिए ट्रांजिशन स्टेट बनती है कि हम इसे आइसोलेट करके स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट्स आर हाईली अनस्टेबल, दे डू नॉट फॉलो द रूल्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड दे एग्जिस्ट ओनली फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये तो बात हुई सिंगल स्टेप रिएक्शंस की। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि एक ही स्टेप में क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ट्रांजिशन स्टेट बनी, काम खत्म, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। ये सिंगल स्टेप है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऐसी रिएक्शंस जो क्या होती हैं, मल्टीपल स्टेप। देखो ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, जैसे जैसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे ये सारी टर्मिनोलॉजी इसमें यूज करूंगा कि ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, ये इसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है या वन स्टेप रिएक्शन है। ये सब आपको समझ में आना चाहिए कि वन स्टेप का मतलब क्या होता है, ठीक है, और मल्टीपल स्टेप रिएक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, इसका मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ से समझ में आना चाहिए आपको कि ये एक्सो है, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है। अब हम देखते हैं मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस और इनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस क्या होती हैं, जो एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं, ठीक है। जैसे इसी रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, मान लीजिए कुछ ऐसा होता, पहले A2, ठीक है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूट जाता और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते। इस तरीके का जब क्लीवेज होता है, ठीक है, A और A के बीच में जो बॉन्ड टूटा तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिला, इस तरीके का जो क्लीवेज होता है ये कहलाता है होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है कि दोनों एटम्स को जो बॉन्ड बना रहे थे अब बॉन्ड तोड़ रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसको हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे A डॉट जो बना है रेडिकल, या हम इसको बोल सकते हैं ऐसा पार्टिकल है, ये इसके साथ बॉन्डिंग करके AB बना ले और B यहां से बाहर हो जाए, ठीक है। तो एक A डॉट ने B2 के साथ रिएक्शन करके AB और B डॉट बना लिया और एक A डॉट और बचा हुआ है, वो B डॉट के साथ रिएक्शन करके AB बना लिया। अब अगर आप इन सबको जोड़ेंगे, तीनों को स्टेप को जोड़ेंगे तो A डॉट A डॉट A डॉट ये सब कैंसिल हो जाएगा, B डॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और बचेगा क्या, नेट A2 प्लस B2 कन्वर्ट्स टू AB प्लस AB, ये बचेगा। तो ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं A डॉट B डॉट, these are formed during the reaction and they are destroyed before the completion of reaction। मतलब A डॉट ड्यूरिंग द रिएक्शन बना लेकिन प्रोडक्ट में नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है वो, ठीक है, वो सिर्फ बना और फिर यूज हो गया, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स को कहलाते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ऐसे पार्टिकल कहलाते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। So reaction intermediates are reaction intermediates are those particles formed during the reaction and destroyed before completion of reaction। तो ऐसे पार्टिकल्स हैं जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इस केस के अंदर कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं, A डॉट और B डॉट क्या है, इंटरमीडिएट्स हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है। A2 और B2 क्या है, दे आर रिएक्टेंट्स, और AB क्या है, AB प्रोडक्ट, ठीक है, AB प्रोडक्ट, ओके। तो जो जिस तरह से हमने देखा था ट्रांजिशन स्टेट्स के लिए, इंटरमीडिएट भी क्या होते हैं, ड्यूरिंग द रिएक्शन बनते हैं और क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, बट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर मोर स्टेबल कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट्स, ठीक है। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स
रिएक्शन इंटरमीडिएट्स फॉलो रूल्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो ये केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। पहली बात, ठीक है, जो भी रूल्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग, ठीक है, उन सारे रूल्स को ये फॉलो करते हैं। दूसरी बात, दे आर मोर स्टेबल देन ट्रांजिशन स्टेट्स। तो ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को आइसोलेट भी किया जा सकता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स can be isolated from reaction mixture। तो रिएक्शन मिक्सचर में से इनको बाहर भी किया जा सकता है, आइसोलेट भी किया जा सकता है, ठीक है। दे कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। तो कई तरह के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये हमें एक एक करके डिस्कस करना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं 6 टाइप के इंटरमीडिएट्स, ठीक है, जो भी रिएक्शन के दौरान बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड फ्री रेडिकल्स। थर्ड कार्बेनाइन, ठीक है, कार्बेनाइन। फोर्थ कार्बीन्स। फिफ्थ नाइट्रीन्स एंड सिक्स्थ बेंजाइन, ठीक है। इनको लिख लीजिए आप लोग। सो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या हैं, जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। और इस तरीके के पार्टिकल्स जो केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स हैं इनको फॉलो करते हैं। ये स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और इनको आइसोलेट भी किया जा सकता है। कार्बोकेटाइन के फ्री रेडिकल और कार्बोनाइन के बारे में जो उसका स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिडेशन स्टेट होता है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, स्टेबिलिटी फैक्टर, ये सब हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ढंग से डिस्कस किया है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, रेडिकल की स्टेबिलिटी, एनाइन की स्टेबिलिटी काफ़ी ढंग से डिस्कस की है। और ये कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन जो है वी विल डिस्कस, जो आगे जो कमिंग टॉपिक्स होंगे उनमें हम कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब जैसे मैं ये बोल रहा था कि ट्रांजिशन स्टेट इसमें क्या होगी, ठीक है, जैसे मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में तो मैंने बना के बताई थी आपको, इसमें ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी इसके बारे में बात करते हैं। जैसे A2 से ये A डॉट बन रहा है, होमोलिटिक क्लीवेज है, तो बस आपको इतना दिखाना पड़ेगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बस कोई नया बॉन्ड बन नहीं रहा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये फर्स्ट स्टेप की ट्रांजिशन स्टेट है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ TS1, ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फर्स्ट स्टेप, ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फर्स्ट स्टेप। इसमें देखें एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, तो ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द सेकंड स्टेप की ट्रांजिशन स्टेट। ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा और बी और बी के बीच में टूटेगा, ठीक है, सेकंड स्टेप की ट्रांजिशन स्टेट है। ए डॉट और बी डॉट आपस में कंबाइन कर रहे हैं, बस ऐसे ही लिखना होगा हमें क्योंकि बॉन्ड बना रहे हैं। सो दिस इज द थर्ड स्टेप ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट हम बना सकते हैं, TS1, TS2 एंड TS3। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जितनी स्टेप्स होंगी उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। जैसे इसमें 3 स्टेप्स हैं तो 3 ट्रांजिशन स्टेट्स आएंगी, ठीक है। मान लो कि मैं इसका भी ग्राफ बनाता हूं, एनर्जी डायग्राम बनाता हूं। तो टाइम के साथ जो फर्स्ट स्टेप होगी इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये एंडोथर्मिक होगा। तो यहाँ क्या है, A2 है, यहाँ A डॉट बन गया, ठीक है। और ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप की। सेकंड में देखो एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, मान लो ये एक्सोथर्मिक है तो ये ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्सोथर्मिक है तो ऐसे अपन बना सकते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 आ जाएगी।
और लास्ट स्टेप फिर एक्सोथर्मिक होगी, और लास्ट स्टेप को ऐसे बना लें हम, ट्रांजिशन स्टेट 3 हो जाएगी। तो ऐसे 3 स्टेप्स हैं। जितनी स्टेप्स होंगी उतने ऐसे पहाड़ दिखेंगे आपको एनर्जी डायग्राम में, ठीक है। मान लो कि ये कोई एनर्जी डायग्राम है, तो इसमें 4 पहाड़ हैं। 4 पहाड़ है मतलब 4 ट्रांजिशन स्टेट्स, ठीक है। तो जितनी स्टेप्स होंगी उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ओवरऑल रिएक्शन जो है, अगर मैंने ऐसा ग्राफ बनाया है तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी इस केस में, एक्सोथर्मिक, क्योंकि प्रोडक्ट बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट नीचे आ गया रिएक्टेंट से। सो डेल्टा ई की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। तो प्रोडक्ट फाइनल लो एनर्जी पर है, रिएक्टेंट हाई एनर्जी पर है, तो डेल्टा ई विल बी व्हाट, लेस देन 0, ठीक है। और लेस देन 0 होगा इसका मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि जब आपको कोई ऐसा ग्राफ दिया जाए तो इस ग्राफ्स को देख करके आप ये बता सकते हो भाई कि इसमें रिएक्शन में कितनी स्टेप्स हैं। जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि 3 पहाड़ियां हैं, और 3 पहाड़ियां हैं मतलब 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। इतना आप लोग केपेबल नहीं हो कि ग्राफ खुद बना दो, ठीक है। ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये एंडोथर्मिक है तो ये ऊपर चला गया, एक्सोथर्मिक है मान लिया तो नीचे आ गया, फिर एक्सोथर्मिक है नीचे आ गया। लेकिन हाँ, अभी आप लोग इतने केपेबल नहीं हुए हो कि ग्राफ बनाने लग जाओ, लेकिन इतने केपेबल तो हुए हो कि एनर्जी डायग्राम देख करके आप नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स काउंट कर लें या नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन काउंट कर लें। जैसे मान लो कभी ये ग्राफ, मतलब कभी ऐसा कोई रिएक्शन के लिए, किसी अननोन रिएक्शन के लिए ऐसा ग्राफ बना दिया जाता है, ठीक है। ये ग्राफ बना दिया। अब आपको ये बताना है कि इसमें कितनी स्टेप्स हैं। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये एक स्टेप है, एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, और एक स्टेप ये है। 4 स्टेप्स। और यदि 4 स्टेप्स हैं तो 4 ट्रांजिशन स्टेट्स आपको मिलेंगी इसमें, ठीक है। जितनी स्टेप्स होंगी उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट मिलेंगी, ठीक है। मान लीजिए कि कभी ग्राफ कुछ ऐसा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल सा ग्राफ है, आपको बताना है कितनी स्टेप है। एक स्टेप ये हो गई, 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 एक स्टेप, 5 स्टेप्स हैं। और हर एक स्टेप के लिए ट्रांजिशन स्टेट 1 हो गया, ट्रांजिशन स्टेट 2 हो गया, ट्रांजिशन स्टेट 3 हो गया, ट्रांजिशन स्टेट 4 हो गया, ट्रांजिशन स्टेट 5 हो गया। तो 5 ट्रांजिशन स्टेट्स इसमें है, ठीक है। तो ग्राफ देख करके बताना आपको आना चाहिए, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स वो होते हैं जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बनते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 6 टाइप के इंटरमीडिएट, 6 टाइप के इंटरमीडिएट डिस्कस करेंगे। कार्ब केटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। लेकिन ये हमेशा क्या होंगे, ये कभी भी जो एनर्जी डायग्राम है उसके टॉप पर नहीं होंगे, मैक्सिमा पे नहीं होंगे, ठीक है, मिनिमा पर होंगे, यहाँ होंगे, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स क्या होते हैं, आइसोलेट किए जा सकते हैं और ऐसे पार्टिकल्स को स्टडी किया जा सकता है। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इन पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ट्रांजिशन स्टेट्स क्या होती हैं? दे आर हाईएस्ट एनर्जी स्टेट्स। देयर इज अ बिट डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट्स एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ट्रांजिशन स्टेट्स हाईएस्ट एनर्जी स्टेट है, जबकि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हाईएस्ट एनर्जी स्टेट नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट्स केमिकल बॉन्डिंग के रूल को फॉलो नहीं करती हैं। पार्शियल बॉन्ड बने होते हैं, कुछ नए बॉन्ड बन रहे होते हैं, कुछ पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, जबकि रिएक्शन इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं है। रिएक्शन इंटरमीडिएट केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट को हम डिफाइन भी नहीं कर सकते, जैसे हम इंटरमीडिएट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, कार्ब केटायन, रेडिकल, ठीक है, कार्बन आयन, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट्स को हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर एनर्जी डायग्राम दिया हुआ हो, जितने पीक आएंगे, जितने मैक्सिमा आएंगे, उतनी ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी, और जितनी ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी रिएक्शन में उतनी स्टेप्स भी होंगी, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूं कि रिएक्शन में अगर n स्टेप्स हैं तो n ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी, ठीक है। तो ये कुछ बहुत बेसिक बातें हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी लग रही होंगी क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे हम आगे टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें काफ़ी सिंपल लगने लगेंगी और आपको ये सब चीज़ें
इनिशियली हम ये इसलिए बताते हैं क्योंकि डिफाइन हो जाती हैं, ठीक है। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द रिएक्शन, इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन। तो ये चीज़ें हम बार बार यूज़ करेंगे, तो डिफाइन करना भी जरूरी हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये पहले ही डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहले इसको एक बार आप देख लीजिए। ओके, केमिकल रिएक्शंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ठीक है, जिसमें फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैकेनिज्म की बात तो अपन बाद में करेंगे। एडिशन का मतलब होता है किसी छोटे पार्टिकल का, ठीक है, इसमें ऐड हो जाना और इस तरीके से एक फाइनल मॉलिक्यूल हम बना लें। तो इसमें अल्कीन में क्या हो गया है, ए बी ऐड हो गया है। तो इस तरह की रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, एडिशन रिएक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर कई बार ऐसे भी आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कीटोन है, हमने बात की भी है पहले। तो ये कभी इस तरीके से XY इसमें ऐड हो जाए तो एक बड़े पार्टिकल में छोटे पार्टिकल का ऐड हो जाना क्या कहलाता है, एडिशन। एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नॉन एज एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। इनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे। मान लो कि यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इसको R ग्रुप को मैं मान रहा हूँ, अल्काइल ग्रुप, कार्बन चेन, और किसी दूसरे पार्टिकल ने इसको L को हटा दिया और खुद इसकी जगह ले ली। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा है, ये NU, सब्स्टिट्यूट हो कौन रहा है, L, और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल में बताता हूँ, OH माइनस CH3Cl कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, CH3OH एंड Cl माइनस, दिस इज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। Cl माइनस हट जा रहा है और जगह कौन ले रहा है, इसकी OH। सो दिस रिएक्शंस आर, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नॉन एज सब्स्टिट्यूशन। और एक एग्जांपल देखते हैं सब्स्टिट्यूशन का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन पे रिएक्शन हुई NO2 प्लस की, और NO2 प्लस तो जाकर के बेंजीन से जुड़ गया और H प्लस बाहर हो गया। सो दिस इज अगेन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट कर कौन रहा है, NO2 प्लस, सब्स्टिट्यूट हो कौन रहा है, H प्लस, ठीक है। सो दीज रिएक्शंस आर सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एक पार्टिकल हट जा रहा है और दूसरा पार्टिकल उसकी जगह ले रहा है। दीज रिएक्शंस आर एडिशन, जिसमें एक मॉलिक्यूल में दूसरा मॉलिक्यूल जाके ऐड हो जा रहा है, ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। इसमें क्या हो रहा है, एक हट रहा है दूसरा आ रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है। ये सब्स्टिट्यूशन है, ये एडिशन है। ओके, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो होंगी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल में से छोटे पार्टिकल्स का निकल जाना। जैसे मान लो ये Cl2 यहाँ से बाहर हो जाए और अल्कीन बन जाए, तो एक मॉलिक्यूल से छोटे पार्टिकल निकल जाना क्या कहलाता है, एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ डिफाइन कर रहा हूँ, आप डरे नहीं कि सर आप क्या क्या लिखते जा रहे हो, ठीक है। पेशेंस रखें, ये सब आपको समझ में आएगा। पहले कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ता है, तो हम डिफाइन करेंगे पहले और उसके बाद एक एक करके सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, मान लो कोई एक और एग्जांपल में देखता हूँ। तो इस मॉलिक्यूल से वाटर का लॉस हो जाए, अल्कीन बन जाए, सो दिस इज ऑल्सो व्हाट, एलिमिनेशन। सो दीज आर एलिमिनेशन रिएक्शंस, जिसमें एक पार्टिकल बाहर हो जा रहा है, ठीक है। इसका उल्टा मानोगे तो एडिशन हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जिनमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट मतलब द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर
रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। समटाइम्स दे आर रिवर्सिबल एंड समटाइम्स दे आर इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल तो जानते हो आप लोग। इरिवर्सिबल मतलब जो सिर्फ फॉरवर्ड जा सकता है, और रिवर्सिबल मतलब दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो जब हम अब आगे जब पढ़ेंगे तो हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये एडिशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये एलिमिनेशन है, ठीक है, ये रीअरेंजमेंट है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि अब बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ऐसे तो हम याद करने लगेंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से पढ़ेंगे जिससे कि आपको याद कम करना पड़े और मैकेनिज्म से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, मैकेनिज्म से आप लोग रिएक्शंस को लिख पाएं, ठीक है। तो हमने अभी डिफाइन किया रिएक्शंस के टाइप्स, ठीक है। रिएक्शंस कितने तरीके से हो सकती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एडिशन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एलिमिनेशन हो सकता है और रीअरेंजमेंट हो सकता है। इसके अलावा हमने पहले डिफाइन किया रिएक्शन सिंगल या मल्टीपल स्टेप हो सकती है और उनमें जो भी बनने वाले पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको डिफाइन किया। ट्रांजिशन स्टेट अलग चीज़ होती है और रिएक्शन इंटरमीडिएट अलग चीज़ होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्यों रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि ये एडिशन रिएक्शन है, तो इसमें क्या अल्कीन बेचारा पड़ा हुआ था, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, किसी ने तो स्टार्ट किया होगा इस रिएक्शन को कराने के लिए। ऐसे पार्टिकल जो रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उन पार्टिकल्स को कहा जाता है अटैकिंग पार्टिकल्स, ठीक है। तो पार्टिकल्स जो रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं या स्टार्ट करते हैं उनको कहा जाता है अटैकिंग पार्टिकल्स, ठीक है। सो अटैकिंग पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल्स, ठीक है, अटैकिंग पार्टिकल्स आर दोज पार्टिकल्स which initiate or start chemical reaction। तो ऑब्वियसली ये क्यों इनिशिएट कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है, ये क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? इट इज बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर अनस्टेबल पार्टिकल्स। या तो इनका ऑक्टेट पूरा है, या इनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, या ये इलेक्ट्रॉन रिच है, अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करना चाहते हैं। तो ये अटैकिंग पार्टिकल खुद क्या होते हैं? अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं। दीज आर अनस्टेबल पार्टिकल्स, दीज आर अनस्टेबल पार्टिकल्स। ठीक है, और एक बार ये अटैक कर देते हैं तो फिर क्या होता है, कुछ नए पार्टिकल्स बना लेते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और रिएक्शन होने लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं अटैकिंग पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला अटैकिंग पार्टिकल है इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इट हैज सम अफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, अफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब विच हैज सम अफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, या इनको इलेक्ट्रॉन लवर भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई प्लस। ठीक है, तो ई प्लस का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल, इट हैज सम एफिनिटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन लवर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जैसे H प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इट विल लुक फॉर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका जो चार्ज है इसकी वजह से इसमें अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, Cl प्लस 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा आउटर शेल में, F प्लस बाप रे बाप बहुत भयानक इलेक्ट्रोफाइल, ये तो एग्जिस्ट करता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। Br प्लस, I प्लस, CH3 प्लस, ठीक है, R C डबल बॉन्ड O प्लस, all these particles are electron deficient particles and they have some affinity towards electrons। जैसे H प्लस जो है वो किस पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, वो H माइनस की तरफ, H2 बना लेगा। ठीक है, या H प्लस किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, CH3O माइनस की तरफ। ठीक है,
तो these particles have some affinity towards electrons because they are electron deficient, ठीक है, because they are one thing positively charged, electron deficient, positively charged, electron deficient and incomplete octet, इस तरीके के पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होंगे, पॉजिटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जैसे AlCl3, BH3, BF3, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं AlH3, तो इन पार्टिकल्स में वेकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है, थर्ड ग्रुप एलिमेंट है, वेकेंट p ऑर्बिटल है। और मैं ये बोल सकता हूं कि वेकेंट p ऑर्बिटल है तो ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट है, बट ये न्यूट्रल पार्टिकल है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लवर होंगे, बट ये उतने भयानक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास में पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, न्यूट्रल है ये, ठीक है, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इनकी बहुत ज़्यादा होगी, जबकि इनकी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। फिर डाकू टाइप के होंगे, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तुरंत अटैक। ये चोर टाइप के होंगे, थोड़े वीक होंगे उनसे, ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन मिले तो ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद में कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं जिनमें वेकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से, ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जैसे ZnCl2 है, SbCl5 है, ठीक है, और कई सारे और भी हैं जिनमें क्या होता है, वेकेंट d ऑर्बिटल होता है, FeCl3 है। तो ये से डब्बे डब्बे में बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल एटम है इसके पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये क्या होंगे, ये उनसे भी ज़्यादा वीक होंगे। और सबसे वीक जो होते हैं ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, जैसे SO3। अब SO3 में देखा जाए तो पूरा कंप्लीट ऑक्टेट है, लेकिन इसका हमने एक RS बनाया तो RS कुछ ऐसा बनेगा, तो यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, और इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया हमने तो ये कंप्लीट ऑक्टेट है, लेकिन इसका RS बनाया तो कुछ ऐसा बनेगा, तो इसमें कार्बन पर वेकेंट ऑर्बिटल है और इसीलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। तो कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें वेकेंट ऑर्बिटल आ जा रहा है, तो ये सबसे वीक टाइप के होंगे, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो ये होंगे जिनमें पॉजिटिव चार्ज है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फिर सेकंड होंगे जो न्यूट्रल है बट वेकेंट p ऑर्बिटल है इनके पास, ठीक है, वेकेंट p ऑर्बिटल, ये चोर टाइप के होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनमें वेकेंट d ऑर्बिटल है, ये उनसे भी ज्यादा वीक होंगे, ठीक है, और इनको हम बोल सकते हैं भिखारी टाइप के होंगे, ठीक है। और ये पार्टिकल्स तो बहुत ही ज्यादा वीक होंगे क्योंकि कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये होंगे और ज्यादा वीक, ठीक है, दान पात्र टाइप के। कोई इलेक्ट्रॉन दे जाए तो ठीक है, नहीं तो पड़े हैं, ठीक है। तो आगे अपन पढ़ेंगे इसको, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, कोल्बे रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये पार्टिकल्स हम पढ़ेंगे आगे, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। सो दैट वी विल डिस्कस लेटर। बट इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रहे इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकते हैं। और इलेक्ट्रोफाइल अब E+ जहां भी आप देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में E+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है।
सेकेंड टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं ये होते हैं न्यूक्लियोफाइल। हालांकि न्यूक्लियोफाइल के बारे में और डिटेल में हम लोग आगे जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इसका आपको दे देता हूँ। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में ठीक है हम लोग पढ़ेंगे जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफाइल्स वो पार्टिकल होते हैं विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू जनरेट सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसे पार्टिकल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद में क्या जनरेट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल, तो ये पार्टिकल क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इस पार्टिकल ने क्या किया, AlCl3 के साथ, अब मैंने बताया था आपको AlCl3 क्या है, इसके पास वेकेंट p है, तो ये लोन पेयर इसने डोनेट किया और सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो इस रिएक्शन में AlCl3 क्या है, इट इज इलेक्ट्रोफाइल। इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया और सिग्मा बॉन्ड बना लिया, तो इस रिएक्शन का ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, पहचानना आना चाहिए आपको। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है। तो न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसका मतलब समझो न्यूक्लियोफाइल का, अफिनिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियस, अफिनिटी टुवर्ड्स न्यूक्लियस, या मैं ये बोल सकता हूं कि एफिनिटी टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरफ एफिनिटी है। समझ में आया? या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, दे आर न्यूक्लियस लवर्स। ठीक है, दे आर न्यूक्लियस लवर्स। ओके, तो इस तरीके से जो पार्टिकल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स दोनों तरीके के हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और चार्ज भी हो सकते हैं। पहले अपन देखते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, जो बहुत कॉमनली आपको न्यूक्लियोफाइल देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दे आर रिलेटेड टू, बहुत सारे ऑक्सीजन से रिलेटेड होते हैं। एक तो मैंने आपको बता भी दिया, OH माइनस, देन CH3O माइनस। इन जनरल मैं इसको RO माइनस लिख सकता हूं। ठीक है, PHO माइनस, ये सब न्यूक्लियोफाइल है। RC डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। ठीक है, सल्फर से SH माइनस, RS माइनस, PHS माइनस। ठीक है, ये सारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है। देन नाइट्रोजन कंटेनिंग NH2 माइनस, देखा जाए तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स हैं। ठीक है, क्योंकि इन पे भी लोन पेयर है और लोन पेयर ये डोनेट कर सकते हैं और ये क्या बन सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह किसी रिएक्शन में बिहेव कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें कार्बन पर नेगेटिव कार्बन आयन, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके के पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे RC डबल बॉन्ड S, S माइनस, O माइनस NO। ठीक है, CN माइनस। ओके, तो दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर टर्म्ड एज नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं बट स्टिल इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कभी कोई रिएक्शन में H+ और H2 ये आमने सामने हो जाते हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर गिफ्ट कर देगा इसको और क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। तो इस रिएक्शन का ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, और इस रिएक्शन का ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे Nu माइनस करके लिखेंगे आगे। ठीक है, CH3OH, PHOH। ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसके अलावा H2S, RSH, अमोनिया, प्राइमरी अमीन,
आप देख रहे हो मैं जब भी मैं न्यूक्लियोफाइल लिख रहा हूं तो लोन पेयर जरूर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, सॉरी ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी अमीन। सो ऑल दीज आर ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल्स बट दे आर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। एंड ऑब्वियसली जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर तो ज़्यादा होगी, तो जो नेगेटिवली चार्ज होंगे वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होंगे और जो न्यूट्रल होंगे वो वीकर न्यूक्लियोफाइल होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रिएक्शन हमने कराई AlCl3 की Cl माइनस से, तो ये बन गया AlCl4 माइनस, ठीक है। इस रिएक्शन में कौन इलेक्ट्रोफाइल है? इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल है Cl माइनस और इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है AlCl3। ऐसा डब्बा बनाया जाता है, इसका मतलब इसके पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, तो इसने इसे इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किए और ये बन गया AlCl4 माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो इस रिएक्शन में ये तो है इलेक्ट्रोफाइल और ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, लिख लीजिए इसे, ठीक है। कुछ ऐसे भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो डबल बॉन्डेड होते हैं, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं अपन, तो अल्कीन की रिएक्शन अगर H+ से हुई, ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ गए और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया CH3 CH+ CH2 माइनस और इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। तो डोनेट करने से इस पर तो प्लस आ गया और इस पर H3 आ गया, ठीक है। तो अब बताओ मुझे कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है? ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये डोनेट कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये टर्मिनोलॉजी ढंग से समझ में आनी चाहिए कि क्या इलेक्ट्रोफाइल है और क्या न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। यहां तक कि जो रेडिकल्स होते हैं Cl डॉट, Br डॉट, I डॉट, H डॉट, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड दीज पार्टिकल्स आर आल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। ये भी न्यूट्रल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है, न्यूट्रल इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जैसे मैंने बताया था ना आपको चोर टाइप के इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ध्यान रहे कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, वो पता चला उसमें रेडिकल डाल दिया, ठीक है। तो रेडिकल्स के बारे में तो और हम पढ़ चुके हैं, कार्बन रेडिकल भी देख चुके हैं, CH3 डॉट, RCH2 डॉट, ये सब भी क्या होंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले पार्टिकल, और ये क्या कहलाएंगे, रेडिकल्स कहलाएंगे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स कहलाएंगे, ठीक है, या इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे, ओके। एक और इंपॉर्टेंट बात देखते हैं हम, जैसे हमारे पास में मॉलिक्यूल है साइक्लोपेंटेनॉन और इसकी रिएक्शन हमने कराई H+ के साथ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा H+ को और O पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये क्या है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, और ये एक्सेप्टर है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। आया समझ में? तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कुछ देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको, OH माइनस रिएक्टिंग विथ CH3Cl, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है। और कार्बन और क्लोरीन में क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आएगी क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण सिग्मा बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर ये बन जाएगा CH3OH और Cl माइनस बाहर हो जाएगा। इस रिएक्शन में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये एक्सेप्टर है, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल हुआ। ठीक है, तो पहचानना आना चाहिए आप लोगों को। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम, अमोनिया मॉलिक्यूल। तो अमोनिया की रिएक्शन हुई H+ के साथ, तो ये बना लेगा NH4+। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और H+ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है।
ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें देखो NO2+ की रिएक्शन कराई और कोई इंटरमीडिएट पार्टिकल यहां पे बन गया। तो NO2+ क्या है इस रिएक्शन में? इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला पार्टिकल, क्या बोलेंगे इसे? इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल है क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड्स हैं एंड पाई बॉन्ड आसानी से गिफ्ट किए जा सकते हैं बिकॉज दे आर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये इस रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो ये क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, देख लीजिए। तो अब आपको ये कुछ हद तक समझ में आने लगा होगा कि मतलब जैसे देखा जाए तो ये स्टेबल था अल्कीन, और स्टेबल था तो भाई पड़ा रहता, लेकिन अनस्टेबिलिटी किसकी वजह से आई? H+ की वजह से। और H+ इस रिएक्शन का क्या है? अटैकिंग पार्टिकल है। ठीक है, तो अटैकिंग पार्टिकल हमने क्लासिफाई किए एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स वो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, न्यूक्लियोफाइल वो जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके सिग्मा बनाए, दैट इज ए न्यूक्लियोफाइल, और जो एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाए, दैट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बात अपन ने की है इसमें, और मैंने आपको डिफाइन भी किया कि न्यूक्लियोफाइल दोनों तरीके से मैंने बताया, न्यूट्रल भी और नेगेटिवली चार्ज्ड भी। आगे जब मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो स्ट्रेंथ भी कंपेयर करूंगा न्यूक्लियोफाइल की। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हम लोगों ने ले लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आज बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की, जिसके बेसिस पर अब आगे हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, तो जो भी मैंने पढ़ाया है, ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है, इसके अलावा मैंने क्लासिफाई किया एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आज हमने और डिस्कस किया इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो कम से कम आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि ये गेन करने वाला पार्टिकल है इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला पार्टिकल है ये न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला पार्टिकल है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये डोनेट कर रहा है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये डोनेट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो ये डोनेट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल है, ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल है और ये डोनेट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होती जाएगी। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।